हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आज के क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में अच्छे से सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक नोटबुक और एक पेन लेकर ज़रूर बैठे और हमारे द्वारा कराए गए प्रश्नों को अच्छे से नोट करते रहेंगे। आइए देखते हैं आज के उन प्रश्नों को। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ मृदा संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रतिशत दिया हुआ है। आइए देखते हैं। पहला है खनिज पदार्थ, यह 40 से 45% तक है। दूसरा है मृदा जल, यह लगभग 25% तक है। मृदा वायु, यह भी 25% तक है। ह्यूमस, यह 5 से 10% तक है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। सभी प्रश्नों को नोट करते जाना है, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर, पौधों की वृद्धि सामान्यतः कितने पीएच मान वाले मृदा में होती है? पीएच वैल्यू आपको पता ही होगा। 7 रहता है तो न्यूट्रल रहता है, उससे ऊपर 14 तक क्षारीय रहता है और 7 से कम अम्ल रहता है। तो इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, पीएच वैल्यू 6 से 7 होनी चाहिए, जिसमें कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप या सागर के परिगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से बनती है? ऑप्शन नंबर ए है लाल मृदा, बी जलोढ़, सी काली या फिर डी पीली मृदा। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप या फिर सागर के परिगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मृदा जो है वह होती है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास भारत के किस क्षेत्रों में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी मैदान, बी प्रायद्वीपीय मैदान, सी मालाबार तट या फिर डी कोरोमंडल तट। तो जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास भारत के जिन क्षेत्रों में मिलता है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी मैदान। अगला प्रश्न 5 नंबर, जलोढ़ मिट्टी का भारत में विस्तार लगभग कितना किलोमीटर तक है? ऑप्शन नंबर ए है 16 लाख किलोमीटर, बी 15 लाख किलोमीटर, सी 14 लाख किलोमीटर या फिर डी 17 लाख किलोमीटर। जलोढ़ मिट्टी का भारत में विस्तार लगभग 15 लाख किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, गहन कृषि के लिए सर्वाधिक विख्यात कौन सी मृदा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़, बी काली, सी लाल या फिर डी लेटेराइट। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। आप सभी को लेटेराइट मृदा के बारे में एक विशेषता बतानी है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की कमी होती है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी ह्यूमस या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो जलोढ़ मृदा में इन सभी चीज़ों की कमी होती है। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न काफ़ी शानदार है। अगला प्रश्न 8 नंबर, जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की तत्व की प्रचुरता होती है? अब कमी तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब देखिए इसमें प्रचुरता कौन कौन सी चीज़ों की होती है। ऑप्शन नंबर ए है पोटास, बी है चूना, सी है फास्फोरस या फिर डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी पोटास और चूना की प्रचुरता होती है जलोढ़ मृदा में।
अगला प्रश्न 9 नंबर, भारत में जलोढ़ मृदा के ऊपरी परत में क्षारीय तत्वों की अधिकता होने के कारण है। ऑप्शन नंबर ए है, भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध उष्णकटिबंधीय जलवायु से है। ऑप्शन नंबर बी है, भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध आर्द्र शुष्क जलवायु से है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध शुष्क जलवायु से है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जलोढ़ मृदा के ऊपरी परत में क्षारीय तत्वों की अधिकता होने का जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध आर्द्र शुष्क जलवायु से है। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है खादर, बी है गाबर, सी है तराई या फिर डी बांगर। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो नई को खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी को बांगर के नाम से। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 12 नंबर, शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है खादर, बी भाबर, सी है तराई या फिर डी बांगर। तो शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जो जलोढ़ पंख यानी जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं उसे भाबर के नाम से जाना जाता है, भाबर। अगला प्रश्न 13, भारत की दूसरी प्रमुख मृदा कौन सी है? भारत की दूसरी प्रमुख मृदा, ऑप्शन नंबर ए है लाल पीली मृदा, बी है जलोढ़ मृदा, सी है काली मृदा या फिर डी लेटेराइट मृदा। तो भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा जो है वो है लाल पीली मृदा। पहली की बात करेगा तो पहली हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। निम्नलिखित में से यह किस मृदा की विशेषता है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, आशा करते हैं। देखिए इसके ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए है लाल पीली मृदा, बी है काली मृदा, सी है जलोढ़ मृदा या फिर डी लेटेराइट मृदा। अगर आप लोगों ने इसका सही से गेस कर लिया है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लाल पीली मृदा। अगला प्रश्न 15 नंबर, लाल पीली मृदा को मंडलीय मृदा क्यों कहा जाता है, ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसका विकास रवेदार आग्नेय चट्टान वाले क्षेत्र में होता है, बी है प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र में इसका विकास का कारण है, सी है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण या फिर डी इनमें से सभी। तो लाल पीली मृदा को मंडलीय मृदा कहने का कारण है प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र में इसका विकास होना, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न 16 नंबर, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए इसके ऑप्शंस को फिलहाल। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी है लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन के उपस्थिति के कारण या फिर ऑप्शन नंबर डी है टाइटेनिकेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। जैसा कि इसके ऑप्शन से ही पता चल रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी
लाल रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न 17, लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है फास्फोरस, सी है पोटास एवं ह्यूमस, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, लाल पीली मृदा की प्रकृति होती है। लाल पीली मृदा की प्रकृति कैसी होती है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होता है, उदासीन या फिर क्षारीय या फिर अम्लीय, आपको ये बताना है। तो लाल पीली मृदा की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, अम्लीय बी। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से होता है? ऑप्शन नंबर ए है काली, बी है लाल, सी है जलोढ़, या फिर डी लेटेराइट। तो वैसी मृदा जिसका निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से होता है वो है ऑप्शन नंबर ए काली मृदा। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, काली मृदा का सर्वाधिक विकास भारत के किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसी प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है काली, बी जलोढ़, सी लाल, या फिर डी लेटेराइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का अन्य नाम, यहाँ पर सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, अन्य नाम काली कपास है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़, बी लाल, सी लेटेराइट, या फिर डी काली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है काली मिट्टी। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है काली, बी है जलोढ़, सी है लाल, या फिर डी लेटेराइट। तो वैसी मिट्टी जिसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं वह है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है काली, बी जलोढ़, सी पीली, या फिर डी लेटेराइट। तो उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जिस मिट्टी को जानते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना तो मृदा से कोई भी प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है, इसलिए आप सभी अच्छे से सभी प्रश्नों को देखिए और नोट करते जाइए। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने आने वाले परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मिट्टी से कोई भी सवाल नहीं छूटे तो आपको बस इसे अच्छे से नोट करना है, 3-4 बार रिपीट कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, उसके बाद तो फिर बस कल्याण है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, माइंड को फ्री रख के बस आप सभी को लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, बाकी आगे जो होना रहेगा होगा ही। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई यहाँ पर सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए काली, बी जलोढ़, सी पीली, या फिर डी लेटेराइट। तो जिस मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए काली। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से
काली मृदा का रंग काला होता है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से देख कर जाना है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमस, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा के टाइटेनिकेरस मैग्नेहाइट, या फिर डी सभी। तो इन सभी की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, काली मृदा में किस प्रकार की तत्व की कमी होती है? अब आप सभी ने देख ही लिया किस किस चीज़ की उपस्थिति होती है जिसके कारण की काली मृदा का रंग जो है काला होता है। अब बताना है किन तत्वों की कमी होती है काली मृदा में। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है फास्फोरस, सी है जैव तत्व, या फिर डी सभी। तो इन सब चीज़ों की काली मृदा में कमी होती है। तो अच्छे से आप सभी को काली मृदा के बारे में सभी जानकारी नोट कर लेनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से यह विशेषता किस मृदा से संबंधित है? तो देखिए इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है काली, बी है जलोढ़, सी है लेटेराइट, या फिर डी लाल। तो ये विशेषता लेटेराइट की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 29, लेटेराइट मृदा का रंग साधारणतः किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी पीला, सी काला, या फिर डी नीला। तो साधारणतः लेटेराइट मृदा का रंग जो है लाल रंग का ही होता है। बिल्कुल। लोहे में जंग लगा आप लोगों ने देखा है कभी? लोहे में जिस प्रकार जंग लगता है ना, उसे आप छुइएगा वो जिस रंग का होता है, लेटेराइट मृदा भी बिल्कुल उसी प्रकार लगती है। उसकी संरचना भी काफ़ी हद तक उसी प्रकार ही रहती है। तो बढ़िए आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 है, लेटेराइट मृदा में अधिक वर्षा के कारण किस तत्व का विलोपीकरण हो जाता है, यानी किस तत्व की कमी हो जाती है अधिक वर्षा के कारण, जिस कारण वह दही जैसा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिका, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, या फिर डी पोटास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिका। अगला प्रश्न 31 नंबर, लेटेराइट मृदा में किस प्रकार के तत्व की कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी कैल्शियम, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो लेटेराइट मृदा में जिस तत्वों की कमी होती है वो इनमें से सभी हैं, यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सभी की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण में प्रयोग आने वाली ईंटों के निर्माण में किया जाता है? प्रश्न काफ़ी शानदार है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है लेटेराइट मृदा, बी है काली मृदा, सी है जलोढ़ मृदा, या फिर डी मरुस्थलीय मृदा। आप सभी को लेटेराइट मृदा के बारे में हमने डिस्कशन के थ्रू विशेषता इसकी बताई है कि इसे सुखाने पर यह बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, बिल्कुल ईंट के प्रकार। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का ही प्रयोग मकान निर्माण में प्रयोग होने वाली ईंटों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, या फिर डी सभी। तो पर्वतीय मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 34 नंबर,
पर्वतीय मृदा में किस प्रकार के तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पोटास, बी फास्फोरस, सी चूना या फिर डी सभी। ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको ये जज बिल्कुल नहीं करना है कि इसका तो आंसर सही है, सभी है, सभी है। ऐसे प्रश्नों को देने का अर्थ यही है कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी हो कि पर्वतीय मृदा में किन किन तत्वों की कमी होती है, और ऐसे प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपको ये बेहतरीन तरीके से देख के जाना है अपने परीक्षा में। तो इसे अच्छे से नोट करना है, रिवाइज कर लेना है। 3-4 बार रिवाइज कीजिएगा तो याद हो ही जाएगा। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी ही है, यानी पर्वतीय मृदा में जिन तत्वों की कमी होती है वो है पोटास, फास्फोरस और चूना। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। उस मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायवीय क्षेत्रों में हुआ है। निम्नलिखित में से यह किस मृदा की विशेषता है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है पर्वतीय, बी जलोढ़, सी मरुस्थलीय या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, मरुस्थलीय। अगला प्रश्न 36 नंबर। मरुस्थलीय मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, यानी मरुस्थलीय मृदा में जो पर्याप्त मात्रा में तत्व पाए जाते हैं वो इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है लौह, सी है फास्फोरस, डी है सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है सभी, यानी पर्वतीय मृदा में कैल्शियम, लौह, फास्फोरस ये सभी तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 37 नंबर। मरुस्थलीय मृदा में किस प्रकार के तत्वों की कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी ह्यूमस, सी ए बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थलीय मृदा में जिन तत्वों की कमी होती है वो है नाइट्रोजन। तो मरुस्थलीय मृदा में जिन तत्वों की कमी होती है वो है नाइट्रोजन और ह्यूमस, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 38 नंबर। इस प्रकार के मृदा का विकास शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु तथा जलाक्रांत व अनूप क्षेत्रों में होता है। अनूप का अर्थ आप लोगों को बता ही दिए थे, लैगून। तो निम्नलिखित में यह किस प्रकार की मृदा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए लवणीय, बी मरुस्थलीय, सी जलोढ़ या फिर डी काली। जैसा कि प्रश्न को देखकर ही पता चल रहा है साफ तौर पर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लवणीय। अनूप क्षेत्र यानी लवणीय क्षेत्र ही होता है, पहले भी आप लोगों को बताया गया था। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर बढ़िए आगे। अगला प्रश्न 39 नंबर। लवणीय मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी मैग्नीशियम या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाकर लवणीय मृदा को कृषि के योग्य बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जिप्सम, बी है पाइराइट, सी है ए बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न काफ़ी शानदार है, आप सभी अच्छे से इसे नोट करिएगा। लवणीय मिट्टी को कृषि के योग्य बनाने के लिए उसमें जिप्सम और पाइराइट दोनों मिलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 41 नंबर। किस प्रकार के मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्रों में जल भराव होने के कारण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पीट मृदा, बी है जैव मृदा, सी है लवणीय मृदा या फिर डी ए और बी दोनों।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी पीट मृदा और जैव मृदा। ये वैसी मृदा है जिनका निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र में जल भराव होने के कारण हुआ है। अगला प्रश्न 42 नंबर, धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़, बी है लैटेराइट, सी है पर्वतीय या फिर डी मरुस्थलीय। तो धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वह है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है 43 नंबर, बाजरा, ज्वार एवं मोटे अनाज उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी काली या फिर डी जलोढ़। तो बाजरा, ज्वार एवं मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय मिट्टी। अगला प्रश्न 44 नंबर, यदि आपको सेब, नाशपाती, आलू आदि के खेतों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा का चयन करने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार के मृदा का चयन करेंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय, बी मरुस्थल, सी काली मिट्टी या फिर डी जलोढ़। तो सेब, नाशपाती, आलू आदि के खेतों के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा का चयन करने की बात कही जाएगी तो आपको ऐसे में ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय मृदा को ही चुनना होगा, क्योंकि ऐसे फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पर्वतीय मृदा है। अगला प्रश्न 45 नंबर, लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है केला, बी तंबाकू, सी मूंगफली या फिर डी उपरोक्त सभी। तो लाल मिट्टी जिन फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है वो है केला, तंबाकू, मूंगफली, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, चाय, कॉफ़ी, काजू और रबड़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, बी लैटेराइट मृदा, सी पर्वतीय मृदा या फिर डी काली मिट्टी। तो चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा जो है वो है ऑप्शन नंबर बी लैटेराइट मृदा। अगला प्रश्न 47 नंबर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2015, बी 2016, सी 2017 या फिर डी 2018। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो है ऑप्शन नंबर ए 2015। अगला प्रश्न 48 नंबर, मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी मृदा अपरदन के जो कारण है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है निवर्णीकरण, बी है अत्यधिक पशुधारण, सी है जलीय अपरदन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी कारणों से मृदा अपरदन होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि मृदा अपरदन का कारण इस प्रकार है: निवर्णीकरण, अत्यधिक पशुधारण, जलीय अपरदन। अगला प्रश्न 49 नंबर, मृदा अपरदन का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बूंद अपरदन, बी रील अपरदन, सी परत अपरदन या फिर डी धारा चैनल अपरदन। तो मृदा अपरदन का जो पहला चरण है वो है ऑप्शन नंबर ए बूंद अपरदन। अगला प्रश्न 50 नंबर, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आप सभी ने प्रश्नों के द्वारा देखा ही कि जलोढ़ मृदा में किन किन तत्वों की कमी होती है और कौन कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है काली मृदा लौह एवं चूने से समृद्ध होती है। बिल्कुल सही है।
परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, यानी दूसरा सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है लेटराइट मृदाएं लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। बिल्कुल सही है, आप सभी ने इन प्रश्नों को हल कर ही लिया है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है 51 नंबर। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? ऑप्शन नंबर ए है मृतिका, बी है गाद, सी है महीन बालू या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 0.002 मिलीमीटर से भी कम व्यास वाले कण मृतिका के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 52 नंबर। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस प्रकार के तत्वों की कमी होती है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन या फिर डी जल की। देखिए, प्रकृति में कुछ भी होता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ विशेष कारण होता है। कीट भक्षी पौधे भी उसी प्रकार से हैं। तो मिट्टी में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कीट भक्षी पौधे वहाँ पर उग जाते हैं और कीटों को अपना शिकार बनाते हैं, कीटों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, जिससे कि उस पौधे के द्वारा वहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। आज का आखिरी प्रश्न 53 नंबर आपके सामने है। कथन दिया हुआ ए काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, कारण आर उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आप सभी काली मिट्टी के बारे में भी प्रश्नों में देख लिया है कि इस मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्वों की कमी होती है। आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दे ही दिए होंगे। ये तो बिल्कुल सही है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पर कारण जो दिया हुआ है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मृदा चैप्टर भी समाप्त होता है। आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इन सभी प्रश्नों को नोट करके अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आगे होने वाले एग्ज़ाम्स में मिट्टी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। तो चैप्टर 6 समाप्त हुआ। कल शाम 5 बजे चैप्टर 7 के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो से आप वंचित नहीं हो। वे सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट इस चैनल के द्वारा आपके सामने लाए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।